नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले दो वीडियो से हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड लेवल्स की। हमने एक केस डिस्कस किया हुआ है लेशनिहान सिंड्रोम के ऊपर। साथ ही हमने डिस्कस किया था पाथवे जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का कैसे कैटाबॉलिज्म होता है और उससे जो एंड प्रोडक्ट आता है यूरिक एसिड वो हमने बनता हुआ देखा था। आज के इस वीडियो में हम और एक दूसरा केस लेंगे जिसमें वापस हम यूरिक एसिड लेवल को ही एस्टिमेट करने वाले हैं। तो सो लेट अस डिस्कस अवर केस टुडे। ये देखिए, फिर से वही है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड के लिए केस डिस्कस होगा बाय द एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइम कौन सा रहेगा? यूरिकेज एंजाइम रहेगा। तो देखिए केस क्या है। अ 40-year-old मेल प्रेजेंटेड विद सीवियर पेन, redness, swelling of base of first metatarso-phalangeal joint in night after a bout of alcohol consumption. The patient was in usual state of health until early in morning when he woke up with severe pain in his right big toe. Patient denies any trauma to toe, no previous history of such pain in other joints. What is probable diagnosis? And perform the appropriate biochemical test. ये रहेगा आपका क्वेश्चन वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे सीवियर पेन हो रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग, मतलब इन्फ्लामेशन वाला पूरा केस है। कहाँ पर इन्फ्लामेशन है? तो फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट में, मतलब कि जो हमारा टो होता है, ग्रेट टो जो होता है हमारा, वहाँ पर उसका जो मेटाटार्सल बोन है, फर्स्ट मेटाटार्सल जो बोन है, एंड द फर्स्ट फेरेंजियल फेरेंजिस जो है उसके बीच में क्या है, जो जॉइंट है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन दिख रहा है। और वो इन्फ्लामेशन कहाँ पर? रात में, ओवरनाइट वो हो रहा है इन्फ्लामेशन। और वो जो इंसान है उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, प्रीवियस नाइट में उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो इससे देखिए हमें क्या समझ में आता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि पहले तो देखिए फाइंडिंग्स लिख लेते हैं हम। सीवियर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। स्वेलिंग कहाँ पर? एक एप्रोप्रिएट जगह दिया हुआ है, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट में, एंड दैट टू रात में हो रहा है और अल्कोहल कंजम्पशन है। ओके तो जो केस है, ये केस है किसका? डायग्नोसिस जो होगा इस केस का, दैट इज ऑफ गाउट। ठीक है, तो जो केस है वो गाउट का केस है। अभी गाउट में क्या होता है? गाउट में देर इज़ एन इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड। सीरम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और उनके अकोमुलेशन की वजह से ही जॉइंट्स में क्या होता है, वो यूरिक एसिड अकोमुलेट होते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि रिलेशन क्या है अल्कोहल कंजम्पशन का, नाइट का, देन फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का, क्या रिलेशन है, इनको ही क्यों मेंशन किया हुआ है फाइंडिंग्स के अंदर। तो देखिए पहले हम बात करें अगर अल्कोहल कंजम्पशन, देखिए इंक्रीज्ड, व्हाट हैपन्स कि अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है कि देर इज एन इंक्रीज इन गाउटी अर्थराइटिस, और आप बोल सकते हैं कि गाउट अटैक जो होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है किससे? अल्कोहल कंजम्पशन से। रीज़न क्या है? रीज़न इज बिकॉज alcohol contains high levels of purines। तो जब इनके अंदर प्यूरिन की लेवल ज़्यादा रहेगी तो वो प्यूरिन हमारे बॉडी में आएगी, और वो प्यूरिन से क्या बनने वाला है? उस प्यूरिन से बनेगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसका उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनेंगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? यूरिक एसिड लेवल होगा। तो देयरफॉर इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स अगर, जिससे क्या होगा? इंक्रीज्ड, जिससे क्या होता है? इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स इन बॉडी। ये तो हमें समझ में आ गया कि यूरिक एसिड लेवल्स क्यों बढ़े हैं बॉडी के अंदर।
अगला क्या है हमारे पास, अगला है वाई फर्स्ट मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट या फिर बेस ऑफ ग्रेट टो ही इसका इन्वॉल्वमेंट है, इज इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन आता है कि पहला मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ही क्यों दिया हुआ है, या फिर सबसे पहले जो गाउटी की अटैक आता है वो इसी जॉइंट में क्यों आता है। तो रीज़न बिहाइंड दिस देखिए, सी इसका रीज़न ऐसा है कि यूरिक एसिड इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। दैट मीन्स कि ये टेम्परेचर चेंजेस से सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या, इट चेंजेस विथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका जो फॉर्म होता है, इट्स फॉर्म चेंजेस विथ टेम्परेचर। इट क्रिस्टलाइजेस एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब क्या, कूलर प्लेस। एंड बिग टो जो है हमारा इज फारदेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम हार्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है कि बिग टो जो है वो हार्ट से सबसे ज़्यादा दूर है हमारे बॉडी में। तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ कूलेस्ट प्लेस। तो क्योंकि ये ठंडा प्लेस है तो यहीं पर जाकर के सबसे पहले जो अकोमुलेशन होता है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स का, वो कहाँ पर होता है, वो यहीं पर होता है, ग्रेड टो में होता है। ओके, देन रिमेंबर crystal deposition is favored in low pH and low temperature at night। तो ये रात वाली बात समझ में आई कि हाँ, रात में क्या होता है कि लो टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से एंड ऑल्सो लो पीएच में ये क्रिस्टल डिपोजिशन फेवर होता है। साथ ही क्या होता है कि लैक ऑफ जॉइंट एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। जब जॉइंट एक्टिविटी कम रहेगी तभी भी क्या होगा, ये क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे। तो ये रात में ही देखने को मिलता है, तो इसीलिए रात में गाउटी अटैक आना ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद देखिए, तो ये था क्या, अल्कोहल कंजम्पशन। देन क्यों जो है फर्स्ट बेस ऑफ फर्स्ट टो ही इन्वॉल्व है इसमें, और कब कब ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं वो हमने बात कर ली है। तो इनके डिपोजिशन की वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ uric acid crystals there is formation of tophi leads to excruciating pain, है ना, रेडनेस रहता है, स्वेलिंग हो जाती है। नाउ सी, अब जब आपने केस एक्सप्लेन कर दिया उनको, केस समझ में आ गया, अब केस के बाद वो आपसे क्या पूछेंगे, केस के बाद वो आपसे पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेंगे आपको, टेल मी टाइप्स ऑफ गाउट कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गाउट, सी दो टाइप के गाउट होते हैं, एक होता है प्राइमरी गाउट, एक है प्राइमरी गाउट एंड एक है सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट मतलब होता है कि ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कोई एंजाइम बढ़ चुका होगा, कोई एंजाइम डिक्रीज हो गया होगा, जिसकी वजह से गाउट हो रहा है। दूसरा है सेकेंडरी गाउट में ड्यू टू सेकेंडरी कॉजेज, कभी कभी कुछ सेकेंडरी कॉजेज की वजह से भी
यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और ऐसा जब कभी होगा तो उसको कहेंगे सेकेंडरी गाउट कहेंगे। नाउ सी, जब कभी गाउट होता है ना, तो गाउट जो है वो उसके लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन गाउट are more than 7 milligrams per deciliter. Okay, they are more than 7 milligrams per deciliter. Now, primary gout and secondary gout. तो एग्जामिनर आपको पूछेंगे कॉजेज ऑफ प्राइमरी गाउट क्या है, एंड देन दे विल आस्क यू कि कॉजेज ऑफ सेकेंडरी गाउट क्या है। तो देखिए प्राइमरी गाउट का कॉज क्या होगा। प्राइमरी गाउट का कॉज होता है, पहला है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ PRPP सिंथेटेज एंजाइम। तो जब कभी PRPP सिंथेटेज एंजाइम बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये PRPP इंटरमीडिएट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब PRPP इंटरमीडिएट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना, तो उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, डिनोवो सिंथेसिस होगा, उतना ही ज़्यादा सैल्वेज पाथवे ऑपरेट होगा, और उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, एंड जिसकी वजह से उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, एंड यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। तो दिस इज सिंपल, ये हमें समझ में आ गया कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ PRPP सिंथेटेज एंजाइम। दूसरा होता है HGPRTase डेफिशिएंसी। HGPRTase डेफिशिएंसी होती है, तो ये हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, लेशनिहान सिंड्रोम होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए उस वीडियो को, वहाँ पर HGPRTase डेफिशिएंसी से कैसे लेशनिहान सिंड्रोम होता है, उसका एक क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेशनिहान सिंड्रोम का, वो सब मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ओके, तीसरा है कॉज ऑफ प्राइमरी गाउट। तीसरा क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम का डेफिशिएंसी। अच्छा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम का डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है देखिए। अच्छा, ये जो एंजाइम डेफिशिएंसी होती है ना, ये कौन सी डिजीज़ में होती है, डिजीज़ का नाम होता है वॉन गरकीज डिजीज़। ओके, वॉन गरकीज डिजीज़ है, क्या है ये, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है मतलब कि जब हमें रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बने जिस टाइम पर, उस टाइम पर क्योंकि ये एंजाइम डेफिशिएंट रहेगा तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन नहीं पाएगा, और जब ग्लूकोज बन नहीं पाएगा तो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ रहेगा हमारी बॉडी में, और वो इंसान हाइपोग्लाइसेमिया में ही रहेगा वो इंसान। तो देखिए इसमें होता क्या है, इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब कभी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फाइनली जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ना, तो ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। मतलब वो डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमें किस में प्रोड्यूस करना रहेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना रहेगा ग्लूकोज में। तो फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज क्या लगता है हमें, यहाँ पर हमें लगता है एक एंजाइम। विच एंजाइम, यही आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ना, ये एंजाइम लगता है इसके कन्वर्शन के लिए। अच्छा, ये एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिवर में होता है, ये मसल्स में नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ लिवर में होता है। तो ये एंजाइम लगता है। अब मान लो कि अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है, इफ दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट, तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी में क्या होगा, देयर इज इन इट्स डेफिशिएंसी एंजाइम डेफिशिएंसी। ओके, there is accumulation of ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अकोमुलेट करेगा, दिस विल एंटर, इट एंटर्स इनटू HMP
शंट पाथवे। अब HMP शंट पाथवे क्या है? तो HMP शंट पाथवे जो होता है, इसका नाम होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, या फिर इसको हम बोलते हैं पेंटोस शुगर फॉस्फेट। नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये एक अल्टरनेट पाथवे होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, ऑल्सो क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करवाता है, दूसरा जो है ये प्रोडक्शन ऑफ पेंटोस शुगर एंड NADPH, इन दो चीज़ों का प्रोडक्शन करवाता है। पेंटोस शुगर का प्रोडक्शन है, NADPH का प्रोडक्शन, एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए एक अल्टरनेट पाथवे होता है HMP शंट पाथवे। तो अब क्या होगा कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है HMP शंट पाथवे का, तो HMP शंट पाथवे में वो एंटर करेगा। तो एंटर करने से क्या करता है ये, दैट glucose 6 phosphate inside HMP shunt, it gives us ribose 5 phosphate sugar and NADPH coenzyme। तो क्या करेगा, राइबोस 5 फॉस्फेट हमें क्या पता है कि ये इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हाट, IMP, GMP एंड AMP। ये तो हमने पढ़ लिया है कि राइबोस मतलब शुगर, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर लगता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो जब इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट होगा तो देर विल बी इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स, एंड जब ये न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा बनेंगे तो उनका कैटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड होगा। ओके, सो दिस विल लीड टू व्हाट, हाइपर यूरिसेमिया होगा इससे। ओके, तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस। नाउ रिमेंबर वन थिंग, हमने बात की कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, प्राइमरी गाउट हो रहा है, मतलब हाइपर यूरिसेमिया में प्राइमरी गाउट हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि एक फोर्थ होता है, क्या है फोर्थ, इंक्रीज्ड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम। अब ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये पहले तो ये इंक्रीज, ये यूज़ किस लिए होता है, तो देखिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट करता है रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में। ओके, तो ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है आपका, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जो होता है, ये क्या करेगा, इसके होते हैं अपने एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है। ओके, सो डोंट वरी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में एक अच्छा खासा टॉपिक रहेगा बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पर आप उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उनको रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल होता है बॉडी में। ऑल दिस थिंग विल बी लर्निंग इन दैट टॉपिक। फिलहाल इतना समझना है आपको कि ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड में विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, सो दैट कि ये काम कर सके एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सके और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से बचा सके। अब होता क्या है कि इस स्टेप में जब ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम लगता है ना, तो इस स्टेप में सी हियर देयर इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पे NADP प्लस कोएंजाइम का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH, मतलब रिड्यूस्ड जो कोएंजाइम है उसका यूटिलाइजेशन से, दैट इज बेसिकली द कोएंजाइम फॉर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम NADPH, इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। मतलब ये जो कोएंजाइम है क्या करेगा, ये इस ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर देगा बाय गिविंग इट्स हाइड्रोजन आयन, और खुद हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NADP प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। तो व्हाट हैपन्स कि NADP प्लस जैसे ही, इसका मतलब ये है कि NADP प्लस जो है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है।
तो NADP का प्रोडक्शन जब इंक्रीज करेगा तो दिस NADP प्लस इट एंटर्स इनटू HMP शंट पाथवे, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस NADP प्लस से क्या बन रहा था, NADPH बनता है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये ट्रिगर कर देता है, मतलब जब कभी ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तो ऐसे केसेस में क्या होगा, देयर इज एन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH। तो ठीक है कि यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इसका, साथ ही इसका जो प्रिकर्सर रहेगा NADP प्लस जो रहेगा उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो वो जो है NADP प्लस वो एंटर कर जाएगा आपके HMP शंट पाथवे में, और पाथवे को क्या मिल रहा है, उसका प्रिकर्सर मिलते जा रहा है। तो जब प्रिकर्सर मिलेगा तो वो भी क्या करेगा, NADPH को उतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेगा, NADPH का प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है। अब जब NADPH का प्रोडक्शन होता है ना, तो NADPH प्रोडक्शन में जो हमारा स्टेप होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोज HMP शंट में, जिस स्टेप में हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा होता है ना, उसी स्टेप में क्या होता है, ये हमारा NADPH का सिंथेसिस होता है NADP प्लस की मदद से। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा NADP प्लस उतने ज़्यादा NADPH एंड उतने ही ज़्यादा राइबोज 5 फॉस्फेट, एंड जब राइबोज 5 फॉस्फेट रहेंगे ज़्यादा उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड